comes with responsibility and superpower with great responsibility. पर कभी कभी पावर होने के बावजूद काफी लोग अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं निभाते, like our politicians. एंड कभी कभी पावर ना होने के बावजूद भी कई लोग अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं भूलते, like our social workers and Falcon. हाँ पता है ये एक फ्रिक्शनल कैरेक्टर है, पर क्या आपको नहीं लगता कि ऐसे कैरेक्टर बनाए जाते हैं हमें कुछ सिखाने के लिए? तो आइए देखते हैं कि हम फैल्कन से क्या सीख सकते हैं। कहानी के शुरू में हमें कैप्टन अमेरिका की आवाज सुनाई देती है। कैसी लग रही है? अच्छी है लेकिन पराई है। कैप्टन ने कुछ सोच के ही सैम को ये शील्ड दी थी, पर सैम के मन में तो कुछ और ही उलझन चल रही थी, तो वो शील्ड वो यूएस गवर्नमेंट के हवाले कर देता है। उसके बाद हम एक शानदार हवाई फाइट देखते हैं, जिसके लिए ये सीरीज एक बार देखना तो बनता है बॉस, क्योंकि सैम अब एयरफोर्स के लिए काम करता है। बक्की को अभी दूसरा मौका दिया गया है नॉर्मल जिंदगी में वापस आने के लिए, जिसके बदले उसे हर हफ्ते एक सेशन अटेंड करना है जो उसे नॉर्मल लाइफ में वापस आने के लिए मदद करेगी। पर बक्की को अभी भी सपने आते हैं कि वो किस तरह अनजाने में लोगों को मारता रहा है। कई बार बक्की अपना काम पूरा करने के लिए कई मासूम लोगों की जान भी ले चुका है। एक बार तो एक लड़का बस गलत टाइम पे गलत जगह पे था, और अब बक्की उन गलतियों को सुधारने की कोशिश कर रहा है। उस लड़के के फादर के साथ वक्त बिताता है, उन्हें सहारा देता है ताकि थोड़ा गिल्ट कम हो। यहाँ सैम को फ्लैग स्मैशर नाम के एक ग्रुप के बारे में पता चलता है। ये ग्रुप एक दुनिया एक सरकार चाहती है, मतलब एक ऐसी दुनिया जहाँ कोई सरहद ना हो, कोई भेदभाव ना हो। ये तो पूरे कैंप के लिए काफी है। बड़े सड़ जाएगा लेकिन लोगों में नहीं। चलो जल्दी से उठाओ। और उनके लिए थैनोस की चुटकी के बाद बचे हुए लोग ही अच्छे थे, और ऐसे ग्रुप को लोग सपोर्ट भी करते हैं। इन लोगों की लीडर है काली। एक्चुअली थैनोस की चुटकी के बाद जो आधी आबादी बची हुई थी, वो लोग एक साथ बिना भेदभाव के, बिना सरहद के रहने लगे थे। पर प्रॉब्लम ये है कि एंड गेम के बाद गायब हुए लोग वापस आ गए हैं, और अब इन लोगों को अपने अपने देश वापस भेजा जा रहा है। इसके लिए जीआरसी नाम के एक ऑर्गेनाइजेशन को क्रिएट किया गया है, जिसका काम है इन लोगों को सही सलामत अपने देश वापस भेजना। पर जीआरसी अपना काम सही तरीके से करने के बजाय इन लोगों को रिफ्यूजी की तरह ट्रीट कर रही है, और अब इन्हें ना ही खाना मिलता है और ना ही प्रॉपर्ली मेडिकेशन। तो जाहिर है इससे लोग भड़क रहे हैं और फ्लैग स्मैशर को सपोर्ट भी कर रहे हैं। जैसे कई बार वायलेंस को रोकने के लिए लोग खुद वायलेंट हो जाते हैं, ठीक उसी तरह फ्लैग स्मैशर भी गलत काम को रोकने के लिए खुद गलत काम करने लगते हैं, लाइक बैंक्स को लूटना। इट्स लाइक रॉबिन हुड, जो उन पैसों से रिफ्यूजीज के लिए मेडिकल सप्लाई और खाना प्रोवाइड करते हैं। पर गौर करने वाली बात तो ये थी कि फ्लैग स्मैशर की पावर आम आदमियों से कई गुना ज्यादा है। कैसे? यहाँ वॉशिंगटन में नया कैप्टन अमेरिका अनाउंस होता है विद द शील्ड, मतलब यूएस गवर्नमेंट जानबूझकर एक व्हाइट कैप्टन अमेरिका बना रहा है, जॉन वॉकर। जॉन को कैप्टन अमेरिका चुनने का बहुत रीजन है। उसका अच्छा मिलिट्री परफॉर्मेंस, स्टेबिलिटी, मुश्किल हालातों में सही डिसीजन लेने का पावर। और हम ये भी देखते हैं कि बिना सुपर सोल्जर सीरम के जॉन काफी ताकतवर भी है और शील्ड को काफी अच्छी तरीके से कंट्रोल भी कर रहा है। सच बताओ, ये अब वाला अंकल नहीं लगता? क्या पता। ये देख के सैम और बक्की दोनों अपसेट हो जाते हैं, तो बक्की सैम से मिलने आता है। यारों के बीच थोड़ी नोकझोंक होती है एज यूजुअल, पर शील्ड को लेकर रोने का टाइम नहीं था, क्योंकि उससे भी बड़ा प्रॉब्लम सिर पे मंडरा रहा था, फ्लैग स्मैशर। सैम म्यूनिक में फ्लैग स्मैशर को रोकने जा रहा था, तो बक्की भी उसे ज्वाइन करता है। फ्लैग स्मैशर के साथ एक अच्छी लड़ाई होती है, जहाँ सैम और बक्की टिक नहीं पाते, पर थैंक गॉड तभी जॉन वॉकर वाला कैप्टन अमेरिका अपने बेस्ट फ्रेंड लमार के साथ उन्हें बचाने आ जाता है। पर इतनी ताकत फ्लैग स्मैशर के पास कैसे आती है, जो सुपर सोल्जर बक्की को भी हरा देता है? क्योंकि उन लोगों ने भी सुपर सोल्जर सीरम लिया हुआ है, जो कि एक्चुअली बर्बाद हो चुका था। पर इन लोगों के पास कैसे आए? इसका हल ढूंढने के लिए कुछ सच्चाई भी जानना जरूरी है। आइसिया, स्टीव को सुपर सीरम देने के बाद ऐसे कई और सोल्जर थे जिन पे यूएस गवर्नमेंट ने सीरम का प्रयोग किया था। कुछ पे काम किया, कुछ पे नहीं किया। आइसिया यूएस गवर्नमेंट के लिए ही काम करता था, और यूएस गवर्नमेंट को ब्लैक कैप्टन अमेरिका नहीं चाहिए था। तो 30 साल के लिए उन्होंने आइसिया को जेल में डाल दिया और टॉर्चर किया। तो यहाँ तो कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिली, तो बक्की अब ऐसे इंसान के पास जाना चाहता था जिसके पास हाइड्रा के सारे इन्फॉर्मेशन थे, ज़ीमो। याद है ये बंदा, वन ऑफ द फाइनेस्ट विलन ऑफ मार्वल। बक्की प्लान करके ज़ीमो को जेल से छुड़ाता है, और वो तीनों पावर ब्रोकर का अड्डा मैड्रिपुर में आते हैं, जहाँ कोई रूल्स नहीं।
कोई उन पे शक ना करे, इसीलिए वो तीनों भेस बदलते हैं, पर कोई फायदा नहीं। वो लोग पकड़े जाते हैं और उन्हें यहाँ बचाती है शैरन, जिसने विंटर सोल्जर में स्टीव की मदद की थी और अब उसकी सजा भुगत रही है। ये तीनों पकड़े जाने से पहले यहाँ एक अच्छा काम हुआ था। हमें पता चला कि पावर ब्रोकर ही डॉक्टर विल्फ्रेड नेगल की मदद से फिर से सुपर सोल्जर सीरम बनाया है और ये पावर ब्रोकर वही है जो कार्ली को मारने की धमकी दे रहा है, क्योंकि कार्ली ने पावर ब्रोकर से सीरम चुराकर खुद पे और फ्लैश स्मैशर के बाकी मेंबर्स पे इस्तेमाल किया है और इसीलिए वो लोग सुपर सोल्जर जैसे ताकतवर है। शैरन उन्हें विल्फ्रेड नेगल का पता ढूंढने में मदद करती है। बदले में शैरन की सजा माफ करवाने का वादा करता है सैम। यहाँ एक बहुत शानदार जीमो डांस है जिसे मार्वल फैंस की रिक्वेस्ट पे पूरी वीडियो अपलोड की गई है यूट्यूब पे। आई नो इसे सुनने के बाद आप लोग जरूर जाओगे देखने, पर पूरा स्टोरी सुनने के बाद और एक लाइक देने के बाद, क्योंकि थोड़ा प्यार तो बांटना चाहिए, है ना। लव यू दोस्तों। विल्फ्रेड नेगल पहले हाइड्रा के लिए काम करता था, फिर CIA के लिए, अब पावर ब्रोकर के लिए काम करता है। यहाँ उसने 20 सीरम बनाए थे जो कार्ली ने चुरा लिया था। इससे ज्यादा कुछ जानकारी मिल सके उसके पहले ही ज़ीमो उसे शूट करता है, क्योंकि उसका हमेशा से ही मिशन था कि सुपर सोल्जर जैसे दुनिया में कुछ बचे ही ना। फिर सैम, बकी और ज़ीमो रीगा में आते हैं जहाँ रिफ्यूजीज को रखा गया है, मतलब फ्लैग स्मैशर भी यही होंगे। गौर करने वाली बात ये है कि ज़ीमो यहाँ बच्चों से बात उगलवाने के लिए टर्किश डिलाइट का इस्तेमाल करता है और कार्ली का पता लगा लेता है। याद आ रहा है और किस मूवी में टर्किश डिलाइट का इस्तेमाल हुआ था एक बच्चे से बात उगलवाने के लिए? ऐसे फ्रिक्शनल मूवी लवर को जरूर पता होगा इसका आंसर। कमेंट खुला है दोस्तों। सैम जाता है कार्ली को समझाने, क्योंकि उसे लगता है उसकी सोच अच्छी है पर तरीका गलत है। तुम दुनिया पर राज करना चाहती हो। ये सब बिल्कुल बकवास है। मैं तो तानाशाही खत्म कर रही हूँ। ये बड़ी बड़ी कंपनियां और देश चलाने वाले भेड़िए दुनिया पर राज कर रहे हैं। कार्ली कुछ हद तक मान भी चुकी थी, पर तभी जॉन वॉकर कार्ली को अरेस्ट करने आता है और बची कुची उम्मीद भी खत्म हो जाती है। इस लड़ाई में ज़ीमो कार्ली को शूट करता है और सारे सीरम तोड़ देता है, पर एक सीरम रह गया था जो कि बाद में जॉन को मिलता है। ये मिशन फेल हो गया था, कार्ली भाग गई थी, तो जॉन आता है ज़ीमो को पकड़ने, पर ज़ीमो को पकड़ने पहले से ही डोरा मिलाजी भी आ चुकी थी और हमें यहाँ छोटी सी जॉन और डोरा मिलाजी की लड़ाई दिखती है। इस फिल्म में ऐसे काफी सारे सीन्स है जो बार बार देखने को दिल करता है, उसमें से ये भी एक है। इसी लड़ाई के दौरान ज़ीमो चुपके से भाग जाता है, पर कहाँ जाता है किसी को नहीं पता। धीरे धीरे इस नए जॉन को अपनी असली औकात पता चल रही थी, क्योंकि वो ना ही कभी पहले सुपर सोल्जर से लड़ा है और ना ही कभी वाकांडा सोल्जर से। उनसे हारने के बाद वो सीरम लेने की सोचता है। यहाँ कार्ली प्लान बनाती है नए कैप्टन अमेरिका को मारने की, और इसी दौरान कार्ली के हाथों लमार की मौत हो जाती है। अपने बेस्ट फ्रेंड की मौत देखकर जॉन अपना आपा खो देता है और वो एक फ्लैग स्मैशर को कैप्टन अमेरिका के शील्ड से मार देता है। यस, जॉन ने वो सुपर सोल्जर सीरम ले लिया था और इसीलिए वो अपना कंट्रोल खो रहा था। जिस शील्ड में कभी कैप्टन ने खून लगने नहीं दिया, आज उसमें खून लगा है। सैम समझ जाता है ये और शील्ड के लायक नहीं है और जाता है जॉन से वो शील्ड लेने, तो उनमें लड़ाई होती है। सैम जॉन से शील्ड लेने के बाद सबसे पहले उस खून को पहुंचता है। ये सीन समझाने के लिए काफी है कि सैम स्टीव को और उसके शील्ड को कितना रिस्पेक्ट करता था। कैप्टन अमेरिका के इमेज को बर्बाद करने के लिए यूएस गवर्नमेंट जॉन को बच्चों की तरह स्कूल से रस्टिकेट कर देता है, क्योंकि वो स्कूल का रूल नहीं माना। बक्की यहाँ अपना प्रॉमिस पूरा करता है और ज़ीमो को डोरा मिलाजे के हवाले कर देता है और बदले में एक फेवर मांगता है। लड़ाई के वक्त जॉन ने सैम के फैल्कन विंग को तोड़ दिया था और बक्की के रिक्वेस्ट पर डोरा सैम के लिए एक नया सूट बना देती है। शील्ड लेने के बाद भी सैम के मन में एक उलझन थी, इसीलिए वो आइजिया से मिलने जाता है। उसे आइजिया पे हुए टॉर्चर के बारे में जानना था कि क्यों वो अगला कैप्टन अमेरिका नहीं बना। एक मिशन के बाद जितनों पे भी वो सीरम ट्राई किया गया था, शील्ड सबको एक एक करके मार रहा था। आइजिया अब तक जिंदा है क्योंकि वो बस छुपा हुआ है, और गोरो का कालों पे अत्याचार तो सालों से है। इसीलिए शायद सैम कभी भी कैप्टन अमेरिका बनना नहीं चाहता था, क्योंकि अमेरिका कभी एक ब्लैक आदमी को कैप्टन अमेरिका एक्सेप्ट ही नहीं करेगा। वो कभी किसी ब्लैक इंसान को कैप्टन अमेरिका नहीं बनाएंगे। पर वक्त शायद बदल रहा है। यहाँ न्यूयॉर्क में जीआरसी की वोटिंग है, जहाँ फ्लैग स्मैशर आखिरी हमला करने वाला है। फ्लैग स्मैशर पूरे जीआरसी की मीटिंग को हैक करता है और प्लान होता है सारे लीडर को मार डालेगा, और तभी हम हमारे नए कैप्टन अमेरिका को देख पाते हैं, जो कि अब उड़ भी सकता है।
फाइनली यहाँ हम जॉन वॉकर को भी देखते हैं जो बदला लेने आया है, पर एट लास्ट उसे अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी याद आती है और वो जीआरसी मेंबर को बचाने जाता है। कार्ली किसी तरह भाग जाती है पर शैरन उसे पकड़ लेती है और हमें पता चलता है कि शैरन ही असली पावर ब्रोकर की लीडर है जिसने एक्चुअली कार्ली जैसे लोगों को भड़काया है। पर कार्ली का इरादा फिर भी नेक था, इसीलिए वो सुपर सोल्जर सीरम लेकर भाग गई। बातों बातों में गोली चलती है और कार्ली और शैरन दोनों को ही गोली लगती है और कार्ली मर जाती है। दूसरी तरफ बकी और जॉन फ्लैग स्मैशर के बाकी लोगों को पुलिस के हवाले करता है उन्हीं की ऐप की मदद से, पर अचानक वो गाड़ी ब्लास्ट हो जाती है जो कि एक्चुअली ज़ीमो का प्लान है। वो एक भी सुपर सोल्जर को जीने नहीं देगा। क्या प्लान है। अब आप सोच रहे हो कि कार्ली के मौत के बाद उस जंग का क्या हुआ जिसे सैम भी सपोर्ट करता था पर तरीके को नहीं। सैम ने जीआरसी के मेंबर को समझाने की कोशिश की ताकि हायर अथॉरिटी लोग ये समझ पाए कि कुछ चुने हुए लोग अपने हिसाब से पूरी दुनिया नहीं चला सकते, उसका फ्यूचर नहीं लिख सकते। उनके पास पावर है पूरी दुनिया बदलने की, पर उसके बजाय हायर अथॉरिटी लोग हमेशा अपने फायदे का सोचते हैं। जब ऐसे फैसले लेते हैं तो आपके साथ कौन होता है? वो जिनको आपके फैसले से फायदा होगा या वो जिनसे आपको फायदा होगा? सैम की ये बातें जीआरसी मेंबर के कितने पल्ले पड़ी, आई हैव अ डाउट अबाउट इट। पर यहाँ हम देखते हैं जॉन को एक वेल नाम की लड़की ब्लैक कलर का सूट देती है और उसे यूएस एजेंट बुलाती है। एक यूएस एजेंट की मतलब अब से जॉन को भी हम मार्वल के नए कैरेक्टर में देखने वाले हैं। अब हीरो या विलन वो तो नेक्स्ट स्टोरी में ही पता चलेगा। सैम यहाँ आइजिया का खोया हुआ रिस्पेक्ट वापस दिलाता है और कैप्टन अमेरिका के म्यूजियम में उसका भी एक स्टैचू बनवाता है क्योंकि किसी भी सोल्जर का सैक्रिफाइस जाया नहीं होनी चाहिए। आपने इस देश के लिए क्या किया है? दूसरी तरफ सैम शैरन को दिया हुआ वादा भी पूरा करता है, उसकी सजा माफ करवाता है और यूएस गवर्नमेंट में उसका जॉब भी वापस दिलाता है। पर हम सभी जानते हैं कि शैरन अब यूएस गवर्नमेंट डेटा लीक करेगी पावर ब्रोकर के लिए। हमारे पास अब हर खबर होगी, चाहे गवर्नमेंट सीक्रेट्स हो या प्रोटोटाइप वेपन्स या फिर कुछ और। मजा बहुत आएगा इसमें। कहानी तो यही खत्म हो जाती है पर एक नए प्रॉब्लम के शुरुआत के साथ। और अब लॉन्ग स्टोरी इन शॉर्ट, कहते हैं इज्जत कमानी पड़ती है, ये चीज भीख में नहीं मिलती और सैम भी ये मानता है क्योंकि स्टीव ने जब उसे शील्ड दी थी ये एक गिफ्ट के तौर पर थी। सैम ने इसे कमाया नहीं था और इसीलिए सैम शील्ड को अपने पास रखना नहीं चाहता था क्योंकि उसे लगता था वो शील्ड के काबिल नहीं है। इसीलिए उसे लेने के बजाय वो उसे यूएस गवर्नमेंट को वापस कर देता है ताकि सही और काबिल हाथों में ये शील्ड जाए। पर स्टीव ने जब उसे शील्ड दी थी कुछ सोच के ही उसे दी होगी क्योंकि उसे पता था सैम ही इसको समझता है, इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझता है। सैम ही एक्चुअली इस शील्ड को इज्जत दे पाएगा पर सैम की नजरों में उसे और काबिल बनना है। मतलब कोई इंसान कितना डाउन टू अर्थ हो सकता है कि एक कैप्टन अमेरिका के शील्ड को रिफ्यूज कर सके। स्पाइडरमैन का ये डायलॉग यहाँ बिल्कुल फिट होता है, पावर कम्स विथ रिस्पॉन्सिबिलिटी। पर क्या हो जब पावरफुल लोग ही कभी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी ना निभाए? तब होती है जंग। हायर अथॉरिटी की ऑटोक्रेसी की वजह से लोग भड़कने लगते हैं और प्रॉब्लम यही है, अगर हायर अथॉरिटी आम आदमियों के बारे में नहीं सोचेगी तो एक कार्ली नहीं हजारों आएंगी। जीआरसी हेड जब कार्ली को टेररिस्ट बुलाता है तो सैम मना करता है। अपने हक के लिए लड़ने वालों को टेररिस्ट कहने से पहले उन हायर अथॉरिटी ने कभी जानने की कोशिश तक भी नहीं की कि उन लोगों ने ऐसा क्यों किया, क्या है उनका मुद्दा। कार्ली तो बस रिफ्यूजीज को खाना और मेडिसिन दे रही थी जो एक्चुअली जीआरसी का काम है। तो जिम्मेदार हम किसे ठहराएं, जिनके पास पावर है फिर भी अपनी हकीकत से मुंह फेरते हैं, या फिर उन लोगों को जो दुनिया बदलना तो चाहते हैं पर भटक जाते हैं। तुम भी औरों की तरह इस बहकावे में आ गए। मैं कुछ अलग कर रहा हूँ और तुम्हें भी यही करना चाहिए।